नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 54वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महामैराथन क्लास आप लोगों का टेस्ट सीरीज 6वां रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को ना अभी आप लोगों के पास 4-5 दिन बचा हुआ है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को जितना से जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज आप लोगों को लगाते हुए चलना है, ताकि आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा ना प्रैक्टिस सेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक ये जो प्रश्न लेकर के हैं उसे पढ़ना है। और जिस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से कूट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है, ताकि आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। और आप लोगों के लिए टोटल मैं 30 प्रश्न लेकर के आऊँ, तो इन 30 प्रश्नों को ना इस प्रकार से बनाना है जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम में बनाने वाले हो। ठीक है, आप लोग ट्राई करना कि ना एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके बाद आंसर लेने की कोशिश करना। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 71वां को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों की गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। तो 4 आप लोगों को अलग अलग थ्योरी दिया है, उसको पढ़ना है। पहला ए को पढ़ो, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। बी को पढ़िए, यह अध्यापकों को बच्चों की अधिगम समस्या के निदान में सहायता करते हैं। सी को पढ़िए, ये बच्चों को विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्धि कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी, ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए बी एवं सी, ऑप्शन बी एवं सी, ऑप्शन सी डी एवं ए, या ऑप्शन डी ए एवं बी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी एवं सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों की गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। तो विद्यार्थी जो गलतियां करता है ना, तो किस किस कारण से महत्वपूर्ण होता है उसका गलती करना, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले बी हो जाएगा करेक्ट जो होगा वो। यह अध्यापकों को बच्चों की अधिगम समस्या के निदान में सहायता करते हैं। मान के चलो, अगर कोई बालक क्या है ना, कोई अगर आप टॉपिक दोगे एक शिक्षक के रूप में, तो वो गलतियां करता है, तो उस गलती से आपको क्या पता चलेगा, उस बच्चे के ना अधिगम समस्या, मतलब वो किस प्रकार से सीखने में ना उसको समस्या आ रहा है, ये एक अध्यापक को पता चल जाएगा। और पता चलेगा तो सुधारात्मक कार्यवाही भी कर पाएगा ना जी, तो इस कारण बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी भी करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों को विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई समस्या जो होगा ना, मतलब बच्चे अगर गलती करेंगे तो गलती से वो खुद क्या करेंगे, समाधान ढूंढेंगे कि मेरे से ये गलती हुआ है, तो आने वाला नेक्स्ट जब स्टेप लूँगा, नेक्स्ट जब मैं टास्क करूँगा, तो उसमें इस प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। ये वो खुद आइडेंटिफाई करेगा और पहचानेगा अपनी गलती को, और समाधान भी ढूंढेगा। तो इसलिए ना प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, और ये जो सी है ना वो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो बी और सी, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न अगर पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप लोगों को पॉजिटिव लेना है ना जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 72 को ध्यान से पढ़िए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है। ऑप्शन ए, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन बी, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। या ऑप्शन डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो अधिगम जो है ना, मतलब जो अधिगम होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो सीखना जो होता है वो क्या होता है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होता है। किसके अनुसार? तो वो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। किसके? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो होता है वो एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 73 को अब ध्यान से पढ़िए। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या शामिल है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ऑप्शन बी, बच्चों का एक कोने में बैठना। ऑप्शन सी, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। या ऑप्शन डी, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते।
तो प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शामिल है वो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां करेक्ट हो जाएगा। हस्तपरक गतिविधियां का मतलब ये होता है कि स्कूल में किसी भी प्रकार की अगर एक्टिविटी होता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल कूद होता है, उन सारी चीज़ों में ना बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है पूरी तरह से। पहले क्या होता था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता था, मतलब शिक्षक जो आता था पढ़ाता था और उसके बाद चले जाता था। लेकिन अभी का जो एनईपी बोल लो, एनसीएफ बोल लो, तमाम जो चीज़ है ना वो सारे के सारे बच्चों को ना बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चे खेल के माध्यम से अलग अलग गतिविधि के माध्यम से सीख सके। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 74 को पढ़िए। पुनर्बलन का सिद्धांत खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलबर्ग या ऑप्शन डी स्कीनर। तो प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी स्कीनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पुनर्बलन का सिद्धांत खाली स्थान से संबंधित है, तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है वो स्कीनर ने दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है और नोट करके भी रखना है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, इसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 75 को ध्यान से पढ़िए। शास्त्रीय अनुबंधन में एक अनुबंधित उद्दीपक को किसके उत्पादन के लिए एक गैर अनुबंधित उद्दीपक के साथ जोड़ दिया जाता है? ऑप्शन ए एक तटस्थ उद्दीपक, ऑप्शन बी एक अनुबंधित प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी एक गैर अनुबंधित प्रतिक्रिया या ऑप्शन डी एक और अनुबंधित उद्दीपक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी एक अनुबंधित प्रतिक्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शास्त्रीय अनुबंधन में एक अनुबंधित उद्दीपक को किसके उत्पादन के लिए एक गैर अनुबंधित उद्दीपक के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो एक अनुबंधित प्रक्रिया इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 76 को ध्यान से पढ़िए। एक मध्ययुगीन नीति कहता है कि एक जला बच्चा आग से डरता है। सक्रिय अनुबंधन के अनुसार जलना किसका उदाहरण होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक प्रबलन, ऑप्शन बी नकारात्मक प्रबलन, ऑप्शन सी दंडक या ऑप्शन डी सकारात्मक प्रबलन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी दंडक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक मध्ययुगीन नीति कहता है कि एक जला बच्चा आग से डरता है। सक्रिय अनुबंधन के अनुसार जलना किसका उदाहरण है? तो जलना जो है ना वो दंडक का उदाहरण है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके अंतर्गत। और उसके अलावा आप लोग ये जान लो, सक्रिय अनुबंधन में ना दंडक जो होता है वो जलने का उदाहरण होता है, मतलब आग से जलने का ना उदाहरण होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को दंडक के बारे में याद रखना है। सक्रिय अनुबंधन के अनुसार जलना जो उदाहरण होता है ना वो दंडक का उदाहरण होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 77 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जा सकता है। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी प्राथमिक अनुकरण, ऑप्शन सी गौण अनुकरण या ऑप्शन डी सामाजिक अधिगम। तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अधिगम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? सामाजिक अधिगम ही ना कहलाएगा जी। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ये इस प्रकार से वेस्टर्न पद्धति को अपना रहे हैं, मतलब इस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, इस प्रकार के मॉडल पहन रहे हैं। सेम हम भी उसी प्रकार के उसी का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उसी के प्रकार से पहनने को, रहने को, सजने संवरने की कोशिश करते हैं। तो ये किसका उदाहरण होगा? सामाजिक अधिगम का उदाहरण होगा ना जी। हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन ए वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ऑप्शन बी वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ऑप्शन सी वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं या ऑप्शन डी वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित या मोटिवेट कैसे समझोगे? जब ना शिक्षकों से वो क्या करेंगे, किसी प्रकार का अगर बच्चों को डाउट हो तो अपनी स्पष्टीकरण के लिए, अपने जानने के लिए क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा शिक्षक से। और शिक्षक से जब प्रश्न पूछेगा तो ये लगेगा ना जी कि बच्चा जो है वो उत्सुक है किसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, वो क्या है, प्रेरित है, यही ना समझा जाएगा। तो अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए ना जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 79 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहे। इसका कारण हो सकता है ऑप्शन ए, शिक्षक विभिन्न रंगों के स्टार नहीं दे रहे। ऑप्शन बी, शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे रहे। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ हैं। या ऑप्शन डी, लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 79 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहे। इसका कारण मतलब ना आप कोई भी प्रकार के कार्य बच्चों को देते हो और जब वे बच्चा कार्य को कर लेता है तो आप उसको स्टार देते हो अलग अलग प्रकार से। मतलब उसको क्या दे रहे हो, आप पुरस्कार दे रहे हो, ठीक है। तो पुरस्कार दे रहे हो ना, उसके बाद क्या होगा, लंबे टाइम तक की या हर एक कार्य के लिए स्टार देना या पुरस्कार देना क्या होता है, उचित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी बोला है, लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हर कार्य के लिए स्टार देना है, किसी प्रकार का उपहार देना ही ना आपको क्या है, किसी चीज़ के लिए रुचिकर नहीं बनाया जा सकता, मतलब सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता हमेशा। तो इसीलिए ये जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं अब फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को अब ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी मानवीय। तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी मानवीय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना के समर्थन में है? तो भारत सरकार ने ना जो प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया है उसके लिए जो ना समर्थक है ना वो मानवीय जो है ना वो समर्थक है अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत में। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से पढ़िए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकूलन चिंतन, ऑप्शन बी स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन या ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन। तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है ना वो अपसारी चिंतन से संबंधित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 82 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण और सीखने के संवाद पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस पद्धति में शिक्षक सर्वोच्च नहीं है। ऑप्शन बी, यह शिक्षा का ध्यान प्रशिक्षार्थियों की निष्क्रियता से एक सक्रिय भागीदारी के रूप में स्थानांतरित करता है। ऑप्शन सी, यह बोलने और सुनने के कौशल को विकसित करता है। या ऑप्शन डी, इससे बहस और गर्मा गर्म विवाद हो सकता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इससे बहस और गर्मा गर्म विवाद हो सकता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण और सीखने के संवाद पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बोला है जी। मतलब ना शिक्षण मतलब पढ़ाने वाला और सीखने वाला, तो पढ़ाने वाला और सीखने वाला के ना ये जो पद्धति चलता है ना, तो इसमें क्या सही नहीं है बोला है। तो एक बात आप लोग बताओ, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सीख रहे हो सुन करके या देख करके, है ना, तो इसमें किसी प्रकार की बहस हो रहा है क्या, या गर्मा गर्म विवाद हो रहा है क्या? नहीं ना हो रहा है। और अगर प्रश्न निगेटिव बोला है तो आंसर भी आप लोग निगेटिव ही ना लोगे जी इसमें, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 83 को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 छात्रों के स्कूली जीवन को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने की सिफारिश करता है। यह शिक्षण के किस सोपान से संबंधित है? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी विशेष से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी आगमन से निगमन की ओर, या ऑप्शन डी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए ज्ञात से अज्ञात की ओर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 छात्रों की स्कूली जीवन को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने की सिफारिश करता है। यह शिक्षण किस सोपान से संबंधित है? तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर करेक्ट हो जाएगा। मतलब ना आपके जो बुक में जो टॉपिक दिया होता है उस टॉपिक को क्या हो वो जानता है, जो बालक है वो पढ़ता है, तो उसके बाद जो नहीं जानता है ना उस और बालक को लेकर के जाया जाता है। और एनसीएफ 2005 में साफ साफ ये बोला गया है कि आपका जो बुक में जो टॉपिक है ना उसको ना आपके स्कूल के जीवन से ना बाहरी जीवन पर जोड़ना सबसे ज़्यादा सिफारिश किया गया है, और इसमें इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है। मान के चलो किसी टॉपिक को स्कूल में पढ़ाया रहा है ना, तो उस टॉपिक को आपके जीवन से चल रहे ना जो वर्तमान जीवन में चल रहा है उससे ना उस परिस्थिति से ना जोड़ करके पढ़ाया जाता है, ताकि जो बच्चा है वो सामने से रिलेट कर पाए और समझ पाए। तो इसीलिए एनसीएफ 2005 जो स्कूली जीवन है ना उसको बाहरी जीवन से जोड़ने की सिफारिश करता है, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 84 को ध्यान से पढ़िए। ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण द्वारा किस सोपान का समर्थन किया जाता है? ऑप्शन ए मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन बी विशेष से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी आगमन से निगमन की ओर, या ऑप्शन डी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण द्वारा किस सोपान का समर्थन किया जाता है? तो ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण द्वारा ना विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का क्या किया जाता है? तो वो समर्थन किया जाता है उस सोपान की ओर। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को ध्यान से पढ़िए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकन करना, ऑप्शन बी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, या ऑप्शन डी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का जो उद्देश्य है ना वो क्या होता है? अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझने के लिए किया जाता है। और आकलन जो होता है ना वो एक जो शिक्षक होता है वो बच्चों की अवधारणा को समझने के लिए करता है, और उसमें ना किस प्रकार की भ्रांतियाँ हो सकता है, मतलब किस प्रकार की समस्या बालकों में हो सकता है ये जानने के लिए भी किया जाता है, ताकि उस समस्या को जान करके उसका निदानात्मक जो कार्यवाही है उसका समाधान जो है वो कर सके। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 86 को ध्यान से पढ़िए। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नति किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, या ऑप्शन डी शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना।
तो प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होगा ना वो सीखने में होने वाली कमी और निदान और उपचार करना होता है। कैसे? तो मान के चलो ना, एक जो शिक्षक है वो मूल्यांकन लेता है, मतलब किसी प्रकार से टेस्ट लेता है, और टेस्ट लेने के बाद उनको क्या पता चलेगा? जितने भी अलग अलग विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थी में क्या कमियां हैं ये पता चलेगा, किस प्रकार के प्रश्न वो सॉल्व नहीं कर सकते, क्या समस्या है उसको ये पता चलेगा। और जब पता चलेगा तो एक शिक्षक क्या करेगा, उसका निदान करेगा और उसका क्या करेगा, उपचार करेगा, ताकि जो बच्चा है वो अच्छी प्रकार से सीख पाए और समझ पाए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 87 को आप ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा आप लोगों को बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, ठीक है। विद्यार्थियों के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप लोगों के समक्ष ना ये 4 प्रकार के अलग अलग कूट में दिया है, इन चारों को पढ़ना है और कौन सा गलत है आप लोगों को ये बताना है। सबसे पहला ए को पढ़िए। आकलन व्यक्तिनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। बी को पढ़िए। असफलता दर्शाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सी को पढ़िए। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितनी भी अधिक प्रयास करे। डी, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो आप लोगों को बताना है इसमें क्या गलत है। ऑप्शन ए एवं सी, ऑप्शन बी ए एवं डी, ऑप्शन सी ए बी एवं डी, या ऑप्शन डी सी एवं डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे ना तो आप में ना जो प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो अच्छे से आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए आप लोग सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी, सी और डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है बोला है ना, तो गलत जो कथन होगा ना वो क्या क्या होगा, तो सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। सी कैसे होगा ये जान लो। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे वो व्यवस्था उन पर कितनी भी अधिक प्रयास करे। तो आप पहले से ये कैसे मान सकते हो जी कि कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब करना है आप लोगों को? तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है जी, हैं। तो ये इसमें गलत कथन हो जाएगा। उसके अलावा डी को पढ़िए। कुछ बच्चे निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि कुछ बच्चे जो हैं वो कमियों के साथ और अक्षमताओं के साथ पैदा होते हैं? ये कोई भी डिसाइड नहीं करता है। उसका जो परिवेश होता है, उसका जो वातावरण होता है वो डिसाइड करता है कि किस प्रकार से उसकी कमियां होगी या उसका जो एबिलिटी है, जो योग्यता है वो हो पाएगा। तो इसीलिए ना प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, सी एवं डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो गलत कथन है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को ध्यान से पढ़िए। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों को ना फिर से ये 4 प्रकार से अलग अलग कूट में दिया है और इन चारों में से ना आप लोगों को बताना है इसमें कौन कौन सा सही है। सबसे फर्स्ट को पढ़िए ध्यान से। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। दूसरा को पढ़िए। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तीसरा को पढ़िए। आकलन केवल स्मरण शक्तियों का ही नहीं, बोधक और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। चौथा, आकलन तब उद्देश्यपूर्ण हो सकता है जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। ऑप्शन ए 1 एवं 3, ऑप्शन बी 1 एवं 2, ऑप्शन सी 2 एवं 4, या ऑप्शन डी 1 एवं 4। तो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 एवं 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आकलन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट जो कथन होगा वो पहला हो जाएगा। आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपने शक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। तो आकलन भी इसी के अनुसार होता है ना जी, तो इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधक और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ना 88 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 एवं 3 जो है सही हो जाएगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 89 को ध्यान से पढ़िए। सीखने का आकलन। तो फिर से आप लोगों के लिए ये जो कूट में है वो पूछा गया। पहला, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। दूसरा, अलग करने और रैंकिंग देने के प्रयोग के लिए किया जाता है। तीसरा, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। चौथा, विशिष्ट होता है और अपने अपने में कई आकलन गतिविधि है। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 3 एवं 4 या ऑप्शन डी 4 एवं 1। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 4 एवं 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने का आकलन। तो सीखने का जो आकलन होगा वो पहला हो जाएगा। अभिप्रेरणा को बढ़ावा भी मिलता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है, ये करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा चौथा करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट होता है और अपने अपने कई आकलन गतिविधि होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ग्रेड को पूरी तरह महत्व देता है, ये ग्रेड के लिए नहीं किया जाता आकलन। अलग अलग करने की रैंकिंग देने के लिए किया जाता है, तो रैंकिंग के लिए भी नहीं किया जाता है। तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। केवल 1 और 4 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 90 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑप्शन ए लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ऑप्शन सी सत्य या असत्य या ऑप्शन डी निबंधात्मक प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ मतलब सही विकल्प वाला। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना वही वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ वाला कैसा होगा? मुक्त उत्तर वाला हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें।